नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल SBCA लर्नवाल में। मैं आज आपको NCERT यानी कि CBSE बोर्ड का क्लास 10 का जो केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस देख सकते हैं आप। तो इस चैप्टर को मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैंने फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है, बायोलॉजी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। अब ये केमिस्ट्री का 1 या 2 चैप्टर ही रह गया है, तो जिसमें कि आज का ये चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस एंड रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर को हम लोग करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये चैप्टर। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर में जो भी ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उसमें से इस चैप्टर से सवाल दिए गए हैं। साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जामिनी है, जो CBSE बोर्ड के एग्जामिनी है, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रिएक्शंस अगर होते हैं तो हम उनको कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शंस को होने के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। इसके बाद केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स को पढ़ेंगे, जैसे कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो मेनली कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पहचानने के लिए भी आना चाहिए कि अगर एक रिएक्शन हमें दे दिया गया है तो हम ये बता पाएं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, क्योंकि मेनली यही क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। मैं स्क्रीन से हट के पढ़ाऊंगा, और जो अब कभी डाउट हो तो मैं स्क्रीन पे आकर आप लोगों को वापस पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले के क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर हम लोग जनरली उसको केमिकल रिएक्शन के नाम से नहीं जानते थे, हम लोग बोलते थे कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि अगर गर्मी के दिनों में हम लोग अगर दूध को बाहर रख देते हैं तो वो फट जाता है, तो हम कहते हैं कि ये एक केमिकल मतलब जो है रिएक्शन हुआ है इसके अंदर, या ये भी कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है। लेकिन अभी तक हम लोग जो केमिकल चेंज कहते थे उसी को अब हम लोग जो है ये दिखाएंगे कि ये केमिकल चेंज जो है दरअसल केमिकल रिएक्शन के रूप में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, जैसे कि कोई आयरन का, लोहा का तवा है या कांटी है, नेल है, उसको जब हम एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो उस पर जंग लग जाता है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि ये एक केमिकल चेंज है, एक रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन इस रासायनिक परिवर्तन को अब हमें एक केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना आना चाहिए। यही हम लोग इसमें मेनली पढ़ेंगे। हम लोग जो श्वसन लेते हैं तो वो एक केमिकल रिएक्शन है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस है ये। तो आखिर जब हम श्वसन लेते हैं तो हम लोग उसमें ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारे जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उसमें ग्लूकोज होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है, और तब जाकर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी लिबरेट होता है उसमें। तो इन सब घटनाओं को, जिनको कि हम पहले रासायनिक परिवर्तन का नाम दे रहे थे, केमिकल चेंज का नाम दे रहे थे, दरअसल उन्हें केमिकल रिएक्शंस कहा जाता है। क्योंकि कोई ना कोई केमिकल आपस में रिएक्ट करके ही कोई एक दूसरा प्रोडक्ट बना देता है, नया प्रोडक्ट बना देता है, जो कि पहले वाले से बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें कि जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो अपने इनिशियल जो प्रोडक्ट रहता है उससे बिल्कुल अलग हो जाता है, नया प्रॉपर्टी, नया गुण के साथ आ जाता है, और उसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसको फिर वापस से नया पदार्थ जो था वो नहीं बनाया जा सकता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग, ऐसे परिवर्तन को हम लोगों ने क्या कहा था? केमिकल चेंज। अब ये जो केमिकल चेंज है, इसी केमिकल चेंज को हम लोग इक्वेशंस में प्रकट करेंगे, इक्वेशंस में लिखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो मेनली हम लोग इस चैप्टर में जो है यही पढ़ेंगे कि अब छोटा सा, जैसे कि एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि एक मैग्नीशियम का रिबन है। तो ये जो मैग्नीशियम का रिबन है,
इसको जलाया जा रहा है, एक टोंग से पकड़कर, चिमटा से पकड़कर इसको बर्नर में जलाया जा रहा है। तो जलाने के बाद देखा जा रहा है कि ये कुछ पाउडर की तरह बदल जा रहे हैं, एक राख के रूप में जो है ये कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये जो ऐश है, ये जो राख है, ये प्रोडक्ट है। और ये जो प्रोडक्ट है ये कैसे तैयार हो रहा है, इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, क्या जलाया जा रहा है? मैग्नीशियम। और जलाने के लिए कौन हेल्पफुल है, कौन जो है मदद करता है जलाने में? तो ऑक्सीजन है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो वही जलने में मदद कर रहा है। तो मैग्नीशियम जो है एक तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, और फाइनल प्रोडक्ट जो पाउडर की तरह बन रहा है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर। ये जो एस है, जो राख बन के तैयार हो रही है, वो दरअसल मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रतिक्रिया कारक है, यानी कि ये अभिक्रिया अभिक्रिया करने वाले हैं, मतलब यही रिएक्शन आपस में कर रहे हैं। तो जो आपस में रिएक्शन को करते हैं उनको रिएक्टेंट बोला जाता है, और जो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है, फाइनली उनको प्रोडक्ट कहा जाता है। तो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। इसी प्रकार हम लोग कई सारे जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी रासायनिक परिवर्तन होगा, उसको हम लोग जो है केमिकल इक्वेशन के रूप में प्रकट कर सकते हैं। इसी को आप देखिए, पहले हम लोगों ने नाम लिखा था, अब सिंबल लेकर के कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी तत्व का हम लोग उसका सिंबल यूज कर सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, दोनों ने रिएक्शन किया, बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो केमिकल इक्वेशन तैयार हुआ है, क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये संतुलित है? क्योंकि ये संतुलित करने का क्वेश्चन भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में भी दिया जाता है, और एनसीईआरटी के जो मतलब सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, उनको भी बोर्ड एग्जाम्स में दिया जाता है। तो होता क्या है, पहले आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और बन रहा है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। इसी को अगर सूत्र के रूप में लिखें तो Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। अब आइए हम लोग ये जो रिएक्शन है, इसके LHS पोर्शन को देखें। इसे आप कह सकते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट का साइड है वो LHS, और जो प्रोडक्ट का साइड है, मतलब जिधर प्रोडक्ट तैयार हुआ है, उसको आप RHS कह सकते हैं, राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें जो भी तत्व पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी तत्व या एटम कहिए, आप खास करके एटम को कहिए, या फिर आप उसको एलिमेंट भी कह सकते हैं, एलिमेंट या एटम, आप ऐसा कह लीजिए, एटम। तो इसमें ये जो एलिमेंट है, इसके कितने एटम्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और इसी एलिमेंट के कितने एटम राइट साइड हैं, ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो आइए, पहला है एलिमेंट जिंक, तो हम जिंक को ले लिए। जिंक को लेने के बाद देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितना एटम है इसका, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही है, क्योंकि Zn है और तो कुछ है नहीं, तो एक है। राइट हैंड साइड में जब हम देखें तो यहां भी Zn है, यानी कि यहां भी नंबर ऑफ जो जिंक का एटम है वो एक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन के जो एटम है वो दो हैं लेफ्ट हैंड साइड में। अगर राइट हैंड साइड में बात करें तो यहां भी दो है। अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में एक है, राइट हैंड साइड में भी एक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो हम यहां देख रहे हैं कि रिएक्टेंट, जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट का है उतना ही उस एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड में भी है। आप देख लीजिए यहां पर ये रहा। इस तरह से आप अगर गौर करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम LHS में जितना है, यानी कि रिएक्टेंट साइड में, उतना ही उस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम राइट साइड में है, यानी कि प्रोडक्ट साइड में है। बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो रासायनिक समीकरण है, ये संतुलित है, यानी कि बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को दिखाने के लिए, ये जो एरो मार्क है, ये एरो मार्क ये बता रहा था कि ये रिएक्शन इस तरफ बढ़ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, सब कुछ है, और दोनों तरफ अगर नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, जितने भी एलिमेंट जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं उनका नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैंड साइड में जितना है उतना ही नंबर ऑफ एटम राइट साइड में है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। और जब इक्वेशन बैलेंस्ड है तो हम ये एरो का साइन को हटा देंगे और इज इक्वल टू का साइन लिख देंगे। तो ये इज इक्वल टू का साइन यहां पर हम लोग कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखने के लिए इज इक्वल टू का साइन दे देंगे, तब हम कहेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। आइए एक और रिएक्शन पर हम लोग यहां विचार करते हैं। एक रिएक्शन हम लोग लेते हैं ये वाला। तो यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि LHS साइड, जिसे आप कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट साइड है, सॉरी दोस्तों, LHS साइड है, और आप इसे कह सकते हैं कि ये RHS है। आप इसे ये कह सकते हैं कि ये क्या है, RHS है। ठीक है, ये मान लीजिए कि RHS है। तो LHS और RHS में यहां पर आप गौर करिए कि जितने भी तत्व हैं, जैसे कि आयरन है, तो यहां पर आयरन देखिए एक है, मगर यहां देखिए तीन है। यहां हाइड्रोजन देखिए दो है, मगर यहां भी हाइड्रोजन दो है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां पर एक है, लेकिन यहां देखिए ऑक्सीजन चार है। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना, क्योंकि जैसे कि अब आयरन को ही ले लीजिए, तो आयरन यहां पर देखिए एक है, आयरन का एक एटम है, लेकिन यहां पर आयरन का तीन एटम है राइट साइड में। तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं कहा जाएगा, जिसमें जो भी तत्व पार्टिसिपेट किए हैं, जो भी एलिमेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उनका LHS साइड में जितना नंबर ऑफ एटम होगा, राइट साइड में नंबर ऑफ एटम उतना ही होगा। देखिए इसका रीजन क्या है, आपके मन में यह भी सवाल आएगा कि इसका रीजन क्या है, क्यों बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मात्रा की अविनाशिता का नियम क्या कहता है कि मात्रा अविनाशी होता है, मास क्या होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो जस्ट एक रूप से दूसरा रूप में बदलता है। तो यहां पर जो आयरन है वो भले ही आयरन ऑक्साइड के रूप में बदल गया है, लेकिन उसका जो मास है, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में जितना होगा प्रोडक्ट साइड में भी उतना होगा। तो देखिए मास का संबंध किससे है, हम ये कह सकते हैं कि मास का संबंध नंबर ऑफ एटम से है, क्योंकि एटम से ही, छोटे छोटे एटम से ही मिलकर के वो पदार्थ बना होता है। तो जब हम नंबर ऑफ एटम को ही बराबर कर देंगे तो ऑब्वियसली उसका मास भी बराबर हो जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में जितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स उसी एलिमेंट का राइट हैंड साइड में उतना ही होगा। यानी कि जितना मास उसका लेफ्ट हैंड साइड में था उस एलिमेंट का, राइट हैंड साइड में भी उसका मास उतना ही रहेगा। और ये किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा ब्लंडर हो जाएगा कि अगर हम LHS में दिखाएं कि आयरन इसमें मान लीजिए 5 ग्राम है, हम ऐसे ही बता रहे हैं आयरन 5 ग्राम है, लेकिन रिएक्शन के बाद ये 15 ग्राम हो गया, रिएक्शन के बाद ये 15 ग्राम हो गया, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसीलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होगा, या तो दोनों तरफ हम 15 ग्राम कर दें या दोनों तरफ हम 5 ग्राम कर दें, लेकिन इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का उल्लंघन होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायोलेशन होगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी ऐसा हो सकता है क्या कि नया प्रोडक्ट बना भले ही, लेकिन उसमें जो एलिमेंट पार्टिसिपेट किया है, जो एटम पार्टिसिपेट किया है, उसका मास सेम रहेगा। रिएक्शन के पहले जितना वेट था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही वेट होगा। तो वेट से हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम को ही बैलेंस कर देते हैं। तो ये तो बेस्ट तरीका है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम अगर बराबर हो गया तो मास ऑब्वियसली बराबर होगा, है ना, क्योंकि एक एक एटम का जो भार है ना, वो तो फिक्स रहता है। तो इस वजह से अगर हम नंबर ऑफ एटम को ही बराबर कर दे रहे हैं, इक्वल कर दे रहे हैं, तो वो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर किस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे एलिमेंट है आपका आयरन,
रिएक्टेंट साइड में एक था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखिए 3 है। हाइड्रोजन को अगर आप देखें तो हाइड्रोजन यहां पर 2 है और इधर भी 2 है। चलिए ये तो बराबर है, कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन देखिए यहां पर 1 है, लेकिन रिएक्शन के बाद 4 हो गया है, यहां 4 है। तो आप देख रहे हैं कि केवल एक ही जो एलिमेंट है जिसका रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एटम है वो बराबर है, और वो है हाइड्रोजन का। बस, बाकी आयरन का बराबर नहीं है और ऑक्सीजन का भी बराबर नहीं है। तो हमें इसे बराबर करना होगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ नियम अपनाते हैं। आप लोगों को छोटा सा एक बात बता दें, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं Fe3O4, ठीक है। तो ये क्या है Fe3O4? देखिए दोस्तों, ये जो Fe3O4 है ना, ये फेरिक ऑक्साइड है और फेरिक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या डिनोट करता है? ये मॉलिक्यूल को डिनोट करता है। ये फेरिक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, और जो मॉलिक्यूल होता है, जो अणु होता है, वो या उसकी संख्या जो होती है कि कितने मॉलिक्यूल हैं, ये सामने वाला बताता है यहां पर। क्योंकि यहां कोई भी अगर डिजिट नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये फेरिक ऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल को डिनोट करता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड का जो 1 मॉलिक्यूल है, उसके 1 मॉलिक्यूल में Fe के कितने एटम हैं? Fe एटम कितने हैं? यानी कि आयरन के कितने एटम्स हैं? तो आप लिख सकते हैं 3। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? यानी कि O के कितने एटम्स हैं? 4। आप ये लिख सकते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल में, ये ध्यान रखिएगा, ये 1 मॉलिक्यूल को बताते हैं। तो 1 मॉलिक्यूल में आयरन के 3 एटम हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। अगर हम इसको 2 एटम कर देते हैं, इसे हमने कर दिया 2 एटम, कि ये 2 एटम है, तो इसमें क्या हो जाए, 2 मतलब मॉलिक्यूल है, सॉरी, हमने कर दिया कि ये 2 मॉलिक्यूल है। Fe3O4 सामने में 2 लगा दिया, यानी कि ये 2 मॉलिक्यूल हो गया। तो आप ही बताइए, जब एक मॉलिक्यूल में 3 एटम था आयरन का, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लिखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स में कितना है, तो इसमें Fe का जो एटम है, Fe एटम, आयरन के एटम कितना हो जाएंगे? 2 3 जा 6। इसका जो है डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये आसानी होगा आप लोगों को। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 3 जा 6। इसी प्रकार ऑक्सीजन देखिए 1 मॉलिक्यूल में 4 था, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसी को हम प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 जा 8। यानी कि यहां पर जो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही यहां पर समझने वाली चीज है कि ये मल्टीप्लाई क्यों होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आता है कि जब हम सामने में रखते हैं, जैसे कि हमने यहां पर 2 रखा हुआ है, तो इस 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और इसके साथ क्यों होता है। तो देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो आप लिख रहे हैं ना, ये मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एक मॉलिक्यूल है, अणु है। और अणु, कितना अणु? एक अणु, 1 मॉलिक्यूल है। तो अगर आप सामने में 2 रख देंगे या फिर 3 रख देंगे मान लीजिए, तो इसका मतलब है ये 2 मॉलिक्यूल हो गया या 3 मॉलिक्यूल हो गया। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 3 आयरन का एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी प्रकार एक मॉलिक्यूल में अगर 4 ऑक्सीजन है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई भी डिजिट को सामने रखेंगे, तो दरअसल हम उसके मॉलिक्यूल के सामने रख रहे हैं, तो उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जितना भी एटम रहेगा उसके साथ सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो 2 है, इसका मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा। तो मैंने आपको ये रीजन बताया कि क्यों आखिर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि सामने में जो रहता है ये मॉलिक्यूल है, और ये जो नीचे लिखा जाता है ये एटम्स होते हैं, ठीक है। जो भी रिएक्शन में आपको यहां लिखा जाता है ये सब एटम्स हैं, लेकिन अगर सामने में हमने रख दिया, मान लीजिए 3 रख दिया, तो यानी कि ये Fe3O4 का, फेरिक ऑक्साइड का 3 मॉलिक्यूल को दर्शा रहा है, 3 मॉलिक्यूल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो भी आप सामने में रखेंगे डिजिट, उसका मल्टीप्लाई सीधे इन एटम से होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर
हम ये बात कहें कि ऑक्सीजन यहां पर 4 है, ठीक है, तो हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो मेरा ऑक्सीजन बराबर हो गया 4 1 जा 4, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो 4 1 जा 4 यानी ऑक्सीजन मेरा बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन इसके चलते मेरा कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया, ठीक है। देखिए एक को हमने बैलेंस किया, दूसरा गड़बड़ हो गया। तो ये जो मेथड है जो हम आपको बता रहे हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपको इसी तरह थोड़ा सा डिजिट को चेंज करना है, कभी 3 कभी 4 कभी 2, इसी से बन जाता है। तो हमने देखा कि एनसीईआरटी में भी आपको हिट एंड ट्रायल मेथड ही बताया गया है। ऐसे इक्वेशन को बैलेंस करने के और भी कुछ मेथड्स होते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से ही आसानी से आप लोग कर भी पाएंगे। तो यहां पर अगर हम ये देखें कि ऑक्सीजन मेरा बराबर हो गया 4 1 जा 4। देखिए ऑक्सीजन बराबर हो गया है, लेकिन ऑक्सीजन को बराबर करने के कारण मेरा हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 2 और लिख देंगे, 4 2 जा 8 सॉरी, तो 4 लिख देंगे। अभी मेरा हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। तो देखिए ऑक्सीजन बराबर हो चुका है, हाइड्रोजन बराबर हो चुका है। अब हम आते हैं आयरन का। तो आयरन यहां पे देखिए 3 है और यहां पर 1 है, तो हम यहां 3 लिख देंगे। तो बस अब आयरन भी बराबर हो चुका है, तो ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुका है, ठीक है। तो आसानी से आप जो है यहां पर फाइनली देख सकते हैं कि किस तरह से ये इक्वेशन जो है आपका बैलेंस हुआ है। ये वाला मिला लीजिए एक बार, 3Fe, यहां भी देखिए 3Fe, ऑक्सीजन 4, यहां भी देखिए 4 1 जा 4, इससे मल्टीप्लाई होता है, इस 4 का इससे मल्टीप्लाई होता है, तो 4 1 जा 4, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखिए 4 2 जा 8 और यहां भी देख लीजिए 4 2 जा 8, तो ये इक्वेशन बराबर हो गया है। इसीलिए हम इस एरो के साइन को हटाकर यहां इज इक्वल टू का साइन दे देंगे। तो दोस्तों जो ये इक्वेशन को बैलेंसिंग करने का है तरीका, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगता है। आप लगभग 5-6 इक्वेशन 10 इक्वेशन अपने बुक से लिख लीजिए, ये आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा। उसमें से आप इक्वेशन को लिखिए और खुद से उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, जिसमें दिमाग आपको बस इतना ही लगाना है कि जब आप एक चीज को बैलेंस करेंगे, जैसे हमने यहां पर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहां पर लिखा कि 3Fe, हमने जानबूझ के आपको बता रहे हैं, ये तो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, हम लिख रहे हैं कि 3, ठीक है। तो यहां पर 3 जब लिख रहे हैं तो ये मेरा कितना हो जा रहा है, 3 3 जा 9। मान लीजिए मेरा 9 यहां लिख दिए, तो आयरन तो बराबर हो गया, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन पर अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन 3 4 जा 12, यानी कि 3 चौके 12, ऑक्सीजन 12 हो गया है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए मुझे यहां 12 देना पड़ेगा, 12। लेकिन इसके कारण हाइड्रोजन गड़बड़ हो जा रहा है, 12 दूना 24, तो हम यहां पर 12 लिख देंगे, तो 12 दूना 24 हो गया। तो देखिए यहां भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ना आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है, जब एक को बैलेंस कीजिएगा तो दूसरा गड़बड़ होगा, फिर उसको बैलेंस कर दीजिएगा, बस। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए। आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फिर जो भी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे देते हैं आजकल एग्जाम में, क्या करते हैं कि यहां पर सामने में ये जो 4 दिया गया है ना, इसको लिख देते हैं x, कि यहां x हो गया, और यहां पर लिख देंगे y, ठीक है, इस जगह पे लिख देंगे y। तो x और y का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन में देंगे, x का वैल्यू होगा 4, y का वैल्यू होगा 1, फिर एक ऑप्शन रहेगा x का वैल्यू होगा 3, y का वैल्यू होगा 2। इस तरह से ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, तो आप इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, आपको x और y का वैल्यू पता चल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से रहता है। आप यहां पर और भी कुछ केमिकल इक्वेशंस हैं, जैसे कि आप लोग फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन से परिचित हैं, जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण होता है और जो जिसमें ग्लूकोज तैयार होता है। यहां भी आप इक्वेशन को देखिए, बैलेंस इक्वेशन होता है, 6CO2 प्लस 12H2O, सॉरी 6H2O प्लस 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो ये इक्वेशन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया रहता है उसको पूछा जाता है। मान लीजिए आपको फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखने के लिए आ गया, तो ये है, तो ये जो है आप मिला लीजिएगा। कार्बन यहां पर कितना है, कार्बन है, हम आपको बैलेंस किस तरह से है एक बार दिखा देते हैं ताकि याद रहे। कार्बन देखिए यहां पर 6 है, 6C, यहां भी देखिए 6C, कार्बन बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखिए
ऑक्सीजन देखिए 6 दूना 12, यहां पर है ऑक्सीजन 12 और यहां पर देखिए ऑक्सीजन है 12, यानी कि ऑक्सीजन टोटल कितना है 24 है। लेफ्ट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन कितना है 24 है और यहां पर देखिए कितना है 6, यहां पर 6 दूना 12, यहां पर है 6, क्या गड़बड़ हो जाता है ना, यहां पर है 6, यहां पर है 12 और यहां पर है 6। ठीक है, तो देखिए 6 6 12 12 24, यानी यहां भी आपका ऑक्सीजन बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीजन आपका बराबर है, आपने देखा कार्बन बराबर है। अब आइए हाइड्रोजन को चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन यहां पर कितना है 12 दूना 24 और यहां पर देखिए हाइड्रोजन कितना है 12। ठीक है, एक अलग कलर का पेन ले लेते हैं, थोड़ा हैंग कर रहा है दोस्तों, क्या बोले, टेक्निकल चीज है ना, बड़ा हमको भी गुस्सा आता है। तो ये है हाइड्रोजन है 12। ठीक है, और यहां पर देखिए 6 दूना 12, तो 12 12 24, ये भी बराबर है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो भी आपका एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड में जितना है राइट हैंड साइड में भी उतना ही है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा याद रखिएगा तो आसानी होगी, आपको कहीं भी पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन पे हम लोग आ गए हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनका टाइप कैसा है, किस तरह से वो उनको बांटा गया है अलग अलग रिएक्शंस के टाइप में। तो पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है दोस्तों, कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो बर्तन है इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि अनबुझा चूना होता है, उनको एक पानी में बीकर लेकर थोड़ी सी मात्रा उसमें हल्का सा मिलाते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्शन करता है, बहुत विगरसली रिएक्शन करता है और जो है अनबुझा चूना बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्लेकेड लाइम, ये प्रोडक्ट उसमें तैयार होता है और साथ ही साथ हीट निकलती है, बहुत ही ज्यादा उष्मा निकलती है, हीट निकलती है। ये जो बर्तन है ये थोड़ा गर्म भी हो जाएगा। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर दो रिएक्टेंट, एक कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम कहते हैं या हिंदी में अनबुझा चूना कहते हैं, ये रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको स्लेकेड लाइम कहते हैं या बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ये जो बुझा हुआ चूना है ये प्राप्त होता है एज ए प्रोडक्ट। तो आप याद रखिए कि यहां क्या हो रहा है, यहां पर दो रिएक्टेंट है ना, दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये जो हीट है ये तो कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये उसका मतलब जस्ट कि हीट निकल रहा है, मगर कोई केमिकल प्रोडक्ट तो नहीं है ना हीट। तो आप ये कह सकते हैं कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो जहां कहीं भी आपको ऐसा मिले कि जहां दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कार्बन जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहां देखिए हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो वाटर बनता है। तो आप ये देख सकते हैं कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन को पहचानना आसान है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो जनरली एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें उष्मा बाहर निकलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें उष्मा निकलती है, हीट निकलेगा रिएक्शन जब होगा तो। अब आइए एक छोटे से फैक्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं। जो वहां पर ऊपर में आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था ना, बुझा हुआ चूना, दरअसल इसी का उपयोग हम लोग अपने घरों में व्हाइट वॉशिंग के लिए करते हैं, अपनी दीवारों को रंगते हैं तो व्हाइट वॉश इससे करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग कर देते हैं दीवारों पर, तो क्या होता है,
ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इट रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है कि जो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है ना, ये बहुत ही ज्यादा शाइनी होता है, बहुत ही ज्यादा शाइनी फिनिश जो आता है, जैसे कि दीवार को हम लोग रंगते हैं तो इसके 1 या 2 दिन बाद उसमें एक शाइनी फिनिश आ जाता है, बिल्कुल चमक आ जाती है। ठीक है, तो वो जो चमक है, जो शाइनी फिनिश है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। जो व्हाइट वॉशिंग के बाद 1 या 2 दिन के बाद जो चमक आती है, दरअसल उसमें एक पतला सा लेयर बन जाता है। ठीक है, कभी कभी देखिएगा जब बहुत पुराना रंग हो जाता है तो दीवार से छूटने लगता है वो पतला पतला सा, तो दरअसल वो कैल्शियम कार्बोनेट है। और उसका निर्माण कैसे हुआ है? उसका निर्माण हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। तो एटमॉस्फेयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, ये बुझा हुआ चूना से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि बहुत शाइनी फिनिश देता है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये मार्बल का भी सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, मार्बल का भी यही फॉर्मूला है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो अंडे का छिलका होता है, अंडे का छिलका, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, जो सीप होता है, सीप मोती जो होता है ना, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। शंख का जो ये सब बोलते हैं ना, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि व्हाइट वॉशिंग के बाद जो दीवारों पर चमक आती है वो क्यों आती है। तो इसका उत्तर यही होगा, आंसर यही होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि शाइनी फिनिश होता है इसका। ठीक है, इसी कारण। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है तो जनरली हीट निकलती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। अब हम दूसरे टाइप पर आते हैं, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले आपने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब इसका ठीक उल्टा रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इस तरह से देखते हैं। एक फेरस सल्फेट का, यहां पर जो रिएक्शन ये बच्ची कर रही है, आप देखिए, ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ली हुई है इसके अंदर, है ना, और प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, बर्नर में इसको रख करके एक टेस्ट ट्यूब में उसको गर्म कर रही है, और गर्म करने से ये रिएक्शन हो रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो ये फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है, इसको टेस्ट ट्यूब में लेकर बर्नर में गर्म किया जा रहा है। जब गर्म किया जा रहा है, देखिए हीट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो टूट जा रहा है, वो डिसोसिएट कर जा रहा है फेरिक ऑक्साइड में। ये देखिए फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है तो ये देखिए इस तरह से प्रोडक्ट में ये टूट जा रहा है। तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट कितने सारे प्रोडक्ट्स में टूट जा रहा है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके कई सारे प्रोडक्ट बनाता है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था कि 2 और मोर रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, और इसमें सिंगल प्रोडक्ट टूट करके कई सारा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, यह है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे लाइम स्टोन भी कहते हैं, अभी अभी आपने देखा। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे मार्बल का भी सूत्र कहते हैं, लाइम स्टोन कहते हैं, ठीक है, जो अंडे का छिलका होता है वो भी यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको हीट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जिसे आप अनबुझा चूना कहते हैं अभी, जिसे क्विक लाइम कहा जाता है। तो अनबुझा चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो लाइम स्टोन है, इस लाइम स्टोन को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से क्विक लाइम बनता है। तो ये जो क्विक लाइम बनता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि सीमेंट मैन्युफैक्चर के लिए यूज किया जाता है। आपको ये भी इस तरह का ही तो ट्रिकी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से पूछा जाता है। ठीक है, कि कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे मान लीजिए आपको बोला कि एक प्रोडक्ट है, उसको हीट किया जाता है तो क्या बनता है, आपको हिंट्स दिया जाएगा कि जो प्रोडक्ट बनता है
तो उसका इस्तेमाल सीमेंट में किया जाता है। आपको क्लू दे दिया जाएगा, तो बताना है कि क्या है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्विकलाइम बनता है, और इसी क्विकलाइम का इस्तेमाल जो है वो सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ठीक है, यानी कि सीमेंट का जो मेन कॉम्पोजिशन होता है ना, वो क्विकलाइम ही होता है। ठीक है, अनबुझा चूना। अब हम लोग आते हैं यहां पर और एक रिएक्शन है लेड नाइट्रेट का। देखिए, जो भी रिएक्शन हम टिक लगा दे रहे हैं और आपको बता दे रहे हैं, आपको रिएक्शन भी याद रखना है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनी है तो आपको रिएक्शंस भी याद रखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं, जो जो मैं टिक लगाऊंगा केवल वही। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में एक तो पहले से ही कम ही दे रखा है, ज्यादा है नहीं, लेकिन जो भी है इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, इससे बाहर आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, आप अगर कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि उस रेफरेंस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हों, या मतलब एनसीईआरटी से अलग हो बहुत ज्यादा, वो आप मत करिए। जो एनसीईआरटी में दिया गया है आपको वही करना चाहिए, क्योंकि इससे बाहर कुछ रहता नहीं है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट, मान लीजिए ये लेड नाइट्रेट है। ये लेड नाइट्रेट को जब हीट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट सॉलिड होता है। ठीक है, सॉलिड ठोस होता है। जब इसको हीट किया जाता है तो देखिए लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसा रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट टूट करके कई सारे प्रोडक्ट बन रहा है। माने एक रिएक्टेंट जो है वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट दे रहा है, कई सारे प्रोडक्ट दे रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, डिकम्पोजिशन के लिए आप यहां गौर कीजिए, जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने देखा, चाहे आपने यहां कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हुए देखा तो आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। यहां देखिए, आप अगर इस पे गौर कीजिए, लेड नाइट्रेट को, इसको आप रिएक्शन करा रहे हैं, लेड नाइट्रेट को ये कर रहे हैं, तो ये भी देखिए हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल, जो बाहर से आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है, यानी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें आपको बाहर से हीट देना होता है। क्योंकि देखिए, एक्चुअल में तो इसके जो भी बॉन्ड्स है ना, इसको तो तोड़ना होगा। जो भी बॉन्ड है, जैसे कि लेड और नाइट्रेट के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना होगा, रप्चर करना होगा। इसके लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो इसीलिए याद रखिएगा, कोई भी डिकम्पोजिशन जब रिएक्शन होता है तो हमें उस उसके जो बॉन्ड्स हैं, उस वो जो कंपाउंड है उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना, उसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, यानी कि हमें उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स से हीट देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हो गया हीट दे रहे थे। साथ ही साथ अभी एक आध दो एग्जांपल और आप देखिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड को, जनरली जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना दोस्तों, वो व्हाइट कलर का होता है। जब आप उसको धूप में छोड़ देंगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। सनलाइट में कैसा हो जाएगा? ग्रे। तो यहां पर ये बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो ग्रे कलर का हो जाता है, ये आखिर क्यों हो जाता है। देखिए, जो AgCl है ये कैसा था? व्हाइट कलर का। सॉरी दोस्तों, फिर से ये प्रॉब्लम चालू हुआ। ये है व्हाइट कलर का। जब आप इसको सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाते हैं तो सनलाइट में भी हीट होती है, उसमें भी ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा के कारण एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा AgCl, और इसका जो बॉन्ड है ना AgCl का, वो टूट जाएगा, और टूट करके Ag और Cl जो है अलग हो जाएगा। तो ये सिल्वर और ये क्लोरीन हो जाएगा। तो ये जो Ag है ये थोड़ा कैसा हो जाता है? हल्का सा आपको ग्रे कलर का दिखेगा। तो यही रीजन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि यहां भी आप देख रहे हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट से एक सिंगल रिएक्टेंट से, एक सिंगल रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। तो आप यहां इसे भी कह सकते हैं कि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और यहां ध्यान दीजिएगा कि सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ है। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड, अगर सिल्वर ब्रोमाइड को आप देखेंगे तो सेम इसी तरह होता है। सनलाइट देंगे तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में ये हो जाता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, सिल्वर ब्रोमाइड वाला जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस तरह से भी घुमा के पूछा जाए कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का, जो इस फेनोमेना पे बेस्ड होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो आप यहां पर एक बात गौर कर रहे होंगे, इसे मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं या पिंक कलर से। आप देखिए, आप ये गौर कर रहे होंगे
कि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। विदाउट एनर्जी, देखिए एनर्जी चाहे वो हीट के रूप में हो चाहे सनलाइट के रूप में हो, आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा है। यानी कि जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तभी जो रिएक्टेंट है उनके जो बॉन्ड्स हैं वो रप्चर होंगे, टूटेंगे, और तभी नया प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि जो कंपाउंड आप हीट कर रहे हैं उस कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं और जो बॉन्ड से बंधे हुए हैं उन बॉन्ड्स को तोड़ना होता है, और इसके लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोवाइड करना होता है। यह ध्यान रखिएगा। तो यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि यह हीट एक तरह से एब्जॉर्ब कर ले रहा है। जब आप हीट दीजिएगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब भी तो करेगा ना। तो इसीलिए इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि ये उष्मा को अपने अंदर ग्रहण करता है। ठीक है, एक सेकेंड दोस्त। ये ऐसे कोई आलू भाजा खोए थे, तीनटा रोटी, तीनटा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस बात को हमें समझ लेना होगा, चूंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए हमें बाहर से हीट देना पड़ता है। यानी कि हम ये समझ सकते हैं कि यानी कि आप जब हीट दे रहे हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसीलिए जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि आप जब ऊष्मा देंगे तो वो ऊष्मा को ग्रहण करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए आफ्टर रिएक्शन क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट बनते हैं वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, और जो ऊपर में आपने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें जो बर्तन में रिएक्शन होगा वो बर्तन गर्म हो जा रहा था। ठीक है, और इसमें क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, इसीलिए कूलिंग लगेगा आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट जो बात यहां पर बताई गई है एनसीईआरटी में, वो भी हम लोग हाईलाइट करते हैं, वो ये पोर्शन है। इसमें बताया गया है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अगर उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराना है तो हमें क्या करना होगा? इट रिक्वायर्स एनर्जी, आपको ऊर्जा देनी होगी। ठीक है, ये जो ऊर्जा है आप अलग अलग तरह से देख रहे हैं। आपने हीट देखा कि हीट देना पड़ता है, आपने ये भी देखा कि लाइट, सनलाइट का प्रेजेंस में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ कुछ जगह पर हीट से रिएक्शन होता है, ये मतलब हीट से उसको एनर्जी मिल जाती है, लाइट से एनर्जी मिल जाती है, या इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिल जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैंने ये क्या बताया, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होती है, इसीलिए इसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, देखिए एक आध दो रिएक्शन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे जैसे आएगा मैं बताते जाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा होगा, या फिर 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। जो भी मेटल है उनको रिएक्टिविटी के आधार पर एक सीरीज बनाया गया है उनका। क्या बनाया गया है दोस्तों? एक सीरीज बनाया गया है। तो उस सीरीज में जो मेटल ऊपर होगा वो अपने से नीचे वाले मेटल को किसी रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देगा। ये ध्यान रखिएगा। मैं आपको इसका लिस्ट एक बार दिखा रहा हूं। ठीक है,
ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहले से नहीं बनाया था इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को गूगल से निकाल के दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। ये तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा वो अपने से कोई भी नीचे जो मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नीचे का मेटल है और वो अपने से ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको ये सीरीज याद नहीं होगा तो इसके क्वेश्चन आंसर को आप नहीं कर पाइएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि इतना अलग अलग तरीका से पूछा जा रहा है, जैसे कि रिएक्शन दे दिया जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि ये किस में रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अगर जो मेटल रिएक्शन कर रहा है और दूसरा मेटल है, अगर वो ज्यादा ऊपर है, यानी कहने का मतलब है ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उस केस में रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये सीरीज है, आप लोग कहीं से भी, आप आपके बुक में हो या फिर आप गूगल से निकालकर नोट्स में जरूर बना करके रखिएगा, बुक में ही कहीं पे लिख लीजिएगा कि ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जहां चैप्टर है वहां पे तो पेज में रहता ही है, किताब में वहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा ये, ठीक है, सीरीज को। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, ये रहा आयरन और ये रहा फेरस कॉपर सल्फेट। तो आयरन और कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन हो रहा है तो आप गौर कीजिए कि ये जो आयरन है, यहां पर गौर कीजिएगा, ठीक है, मैं इसे अलग कलर से दिखा रहा हूं। ये जो आयरन है ना, ये जो आयरन है, ये कॉपर को, ये जो कॉपर है, इस कॉपर को हटा दे रहा है और खुद यहां पर आ जा रहा है, ठीक है। ये क्या था, CuSO4 था। अब देखिए क्या बन गया, FeSO4 बन गया। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस Fe ने इस Cu को हटा दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। ये देखिए, Cu को हटा दिया और खुद वहां पे बैठ गया। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को हटाकर खुद बैठ जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा, ओनली एंड ओनली तभी वो वायबल होगा या कंप्लीट होगा रिएक्शन, जब ये वाला मेटल जो रहेगा ये मोर रिएक्टिव होगा देन द, इस ये जो कंपाउंड में, इस यौगिक में, इस कंपाउंड में जो मेटल है उस मेटल से ये ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जो मेटल का सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें ऊपर होना चाहिए। अगर ये ऊपर है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसी प्रकार आप यहां पर जो भी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट का दिया गया है, 3 ही रिएक्शन दिया गया है एनसीईआरटी में, तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि जिंक है, देखिए ये कॉपर सल्फेट है, तो यहां पर जो कॉपर है, आप गौर कीजिएगा कि यहां पर जो कॉपर है ना, इस कॉपर को ये हटा दिया और खुद यहां पर जिंक जो है आके बैठ गया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। तो हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और यहां पर आप देखिए लेड है, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और लेड क्लोराइड बनाया और कॉपर को बाहर कर दिया। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानना बहुत आसान है। तो कभी कभी पहचानने के लिए भी दिया जाता है कि इसमें से ये कौन सा रिएक्शन का टाइप क्या है, तो अगर ऐसा रहे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दीजिएगा, अगर वो डिस्प्लेस करता है तो। लेकिन इसका जो टफ क्वेश्चन है, इसका जो टफ क्वेश्चन है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो टफ क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो ये है कि आपको 4 रिएक्शन दे दिए जाते हैं, 1 2, इसी तरह से एक और रहेगा, इसी तरह से एक और रहेगा, और इसमें पूछा जाता है कि कौन सा रिएक्शन इसमें से होगा, या इसमें से कौन सा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखिए, वो जानबूझ करके क्या करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट नहीं भी होगा उसको डिस्प्लेस करके आपको दिखा देंगे कि ये डिस्प्लेस हो रहा है। लेकिन क्या हर एक मेटल को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं करेगा ना। जो ऊपर है वही अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस करेगा रिएक्शन में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो केमिकल सीरीज है, या फिर जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं मेटल्स का, उसको जरूर याद रखना होगा कि कौन किसके नीचे है, ठीक है। ये एकदम याद रखना होगा। कई सारे ये में तरीका भी बताया जाता है कि ऐसे वैसे याद करना, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें अगर आप एक ऑब्जर्वेशन को देखें, मान लीजिए कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड लिया गया है और इसमें ये सोडियम सल्फेट को हम लोग धीरे धीरे करके डाल रहे हैं, ठीक है। वो डाल रहे हैं, ये जो बेरियम क्लोराइड है ना, ये लिक्विड है, इसीलिए इसको AQ लिखते हैं, एक्वस। और जो बेरियम सोडियम सल्फेट है, ये भी एक्वस है, दोनों जो है जलीय घोल ही है। अब धीरे धीरे करके जब हम ड्रॉप के रूप में डालते हैं ना, ठीक है, धीरे धीरे करके जब इसको डाला जाता है, ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ प्रेसिपिटेट बैठ जा रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ये जो नीचे बैठ रहा है क्रिस्टल के रूप में, इसको क्या कहते हैं कि ये प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जा रहा है। दरअसल ये जो प्रेसिपिटेट बैठ रहा है ना, ये बेरियम सल्फेट है और ये व्हाइट कलर का होता है। ये जो प्रेसिपिटेट बैठेगा, ये जो प्रेसिपिटेट बैठेगा, जो अवक्षेप या प्रेसिपिटेट कहते हैं, ये कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर, ठीक है, एकदम से ध्यान रखिएगा, व्हाइट कलर का होगा। ये प्रेसिपिटेट जो बैठता है, हम लोग उसको डाउनवर्ड एरो करके दिखाते हैं। यहां पर बगल में हम क्या करेंगे, सॉरी, यहां पर हम ये कर सकते हैं कि इसका हम एरो का निशान नीचे की तरफ करके दिखा देंगे, ठीक है, इस तरह से, ये ऐसा, ये यानी कि बेरियम सल्फेट का जो है प्रेसिपिटेट बैठेगा और ये कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट कलर, आप आसानी से देख पाएंगे। तो यानी कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, इस रिएक्शन को होने के लिए देखिए दोनों मीडियम एक्वस चाहिए। पहली बात, दोनों रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, एक्वस, दोनों जो है सोल्यूबल होना चाहिए। और क्या जादू देखने को मिल रहा है, दो सॉल्युबल चीज को रिएक्शन कर रहे हैं तो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है ना, ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, यानी कि वो उसमें घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा, वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। इसीलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब ये जो बैठ रहा है, जो प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि इनसॉल्युबल होता है और नीचे बैठ जाता है, तो जब प्रेसिपिटेट तैयार होता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसीलिए ज्यादातर जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी शो करता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको याद रखना है, ये रिएक्शन आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है, क्योंकि 3 ही 4 बताए गए बुक में, हर एक टाइप का 2 या 3 बताया गया है, तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि लिखने आता है, मार्क्स है इसमें सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए है, उनमें सिंपल पूछा जाएगा कि जब सोडियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन किया जाता है तो जो प्रेसिपिटेट बनता है वो किसका होता है, तो हम बोलेंगे बेरियम सल्फेट का होता है। साथ ही साथ वहां क्या पूछा जा सकता है कि 4 रिएक्शन दे दिया गया, उसमें पूछा जाएगा इसमें से कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानने का तरीका क्या होता है, इसके लिए जरा सा गौर कीजिएगा तो पता चलेगा। इसमें दरअसल आयनों का एक्सचेंज हो रहा है। आयन मतलब कौन कौन सा, देखिए इसको देखिए, Na2SO4, तो Na2SO4 में एक सोडियम आयन है, आप इधर लिख लीजिए कौन कौन सा है, सोडियम आयन है Na+, SO4 है, SO4, ठीक है, SO4 माइनस माइनस दो ठो होता है ना। इसी प्रकार आप देखिए Ba है, बेरियम, तो Ba प्लस प्लस दो ठो प्लस होता है बेरियम का, ठीक है। सॉरी दोस्तों, पता नहीं क्या ये हो जाता है, Ba प्लस प्लस। इसी प्रकार देखिए क्लोरीन है Cl, तो ये हो जाएगा Cl माइनस। तो इस तरह से देखिए कि 4 यहां पर आयन है। रिएक्शन के पहले देखिएगा रिएक्टेंट के साइड में कितने आयन है, तो रिएक्टेंट के साइड में आपको कितने आयन्स मिले, आयन को आप देखिएगा, है ना। आयन कितने मिले, 4, 1 2 3 4। ये चारों आयन क्या हो रहे हैं ना, एक दूसरे को एक्सचेंज कर ले रहे हैं। जरा गौर कीजिए, Na किसके साथ था, SO4 के साथ, ठीक है। लेकिन रिएक्शन के बाद देखिए Na के साथ कौन है, Cl है, यानी कि Na चला जा रहा है Cl के साथ, ठीक है। रिएक्शन के पहले
सॉरी दोस्तों, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा पैसेंस रख के जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर को हम एक वीडियो में कंप्लीट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि रिएक्शन के पहले देखिए क्या है, Ba किसके साथ है, ये जो बेरियम क्लोराइड है Ba देखिए Cl के साथ है, BaCl के साथ है। लेकिन रिएक्शन के बाद देखिए BaSO4 के साथ हो गया, यानी कि BaSO4 के साथ हो गया, ये वाला। तो आप अगर गौर करिए ना, तो जो आयन है ना वो एक्सचेंज हो जा रहे हैं। Na पहले SO4 के साथ था, अब Cl के साथ हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आयनों का क्या हो जा रहा है ना, एक्सचेंज हो जा रहा है, आयन एक्सचेंज हो जा रहे हैं। तो इसीलिए इस ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें आयन जो होते हैं, आयन मतलब कैटायन और एनायन, जो पॉजिटिव आयन है उनको कैटायन और जो नेगेटिव आयन है उनको एनायन कहा जाता है। तो ये जो आयन्स है ना, ये आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, अदला बदली हो जाते हैं, ये उसके साथ ये उसके साथ। रिएक्शन के पहले जिसके साथ था, रिएक्शन के बाद उसके साथ नहीं रहेगा, दूसरा के साथ हो जाएगा, कहने का मतलब यही है। तो इस तरह से इसका अगर डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि जो रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, ठीक है, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट बनता है। देखिए एनसीईआरटी में एक ही एग्जाम्पल दिया गया है ये, लेकिन साथ ही साथ इसका और एक एग्जाम्पल है, वो हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। কি বললেন কিছু? ওই যে তোমাকে দুপুরে ফোন করেছিলাম তো উনি এসে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, উনি বললেন হ্যাঁ আপনি এসে গেছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल तो यहां दिया गया है, लेकिन एक जो है प्रयोग करने के लिए दिया गया है, तो वो मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं। दोनों रिएक्शंस को आपको याद रखने हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लिख देते हैं आपको, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, ये बनाएंगे 2Ki प्लस BaBr2 ये जो BaBr2 है ना, बेरियम ब्रोमाइड, यही आपका क्रिस्टल के रूप में नीचे बैठ जाएगा, ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, यानी कि ये रहेगा। और जो दूसरा वाला प्रोडक्ट होता है वो उसी तरह सॉल्यूशन में घुला हुआ रहेगा, जैसे ये जो पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है ये उसी में घुला हुआ रहेगा, लेकिन ये प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा। तो यहां पर भी थोड़ा गौर कीजिए कौन कौन से आयन है, ठीक है, कौन कौन से आयन है और वो कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, थोड़ा हम लोग इस पे गौर करें। पता नहीं क्या ये होगा। तो ये है पोटेशियम, ठीक है, ये है ब्रोमाइड आयन, पोटेशियम का K+ होता है, ब्रोमाइड का Br- होता है, ठीक है। बेरियम का Ba+2 भी लिख सकते हैं, या प्लस प्लस 2 बार भी लिख सकते हैं आप, और आयोडाइड का माइनस होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, जरा सा गौर कीजिए कि कौन किसके साथ जो है ये करेगा। तो देखिए रिएक्शन के पहले K के साथ कौन था, रिएक्शन के पहले K के साथ कौन था, Br। रिएक्शन के बाद देखिए K के साथ कौन है, I है, यानी K जो है I के साथ चला जा रहा है, ठीक है, अच्छा से समझ लीजिए। इसी प्रकार रिएक्शन के पहले B के साथ कौन है, I है, रिएक्शन के बाद B के साथ कौन है, Br है, यानी कि ये B जो है ये Br के साथ चला जा रहा है। तो आयन का एक्सचेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो आयनों का जब एक्सचेंज हो जाता है तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जो बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है ये नीचे बैठ जाएगा, और ये जो बेरियम ब्रोमाइड होगा, ये जो बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है आपका,
ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो ये एक क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है वो एक्वस मीडियम में होता है, जलीय माध्यम होना चाहिए, सॉल्यूशन में होता है। साथ ही साथ इसमें आयन का एक्सचेंज होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो प्रोडक्ट बनता है एक, उसमें से एक जो है प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है और वो इनसॉल्युबल होता है। लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट है, जो दूसरा बचा हुआ ये है प्रोडक्ट है, ये उसी में सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा। ऊपर वाले में भी दिखा दें, यहां पर ये जैसे कि BaSO4 बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो NaCl है ना, ये उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ चुके हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जनरली जो NCERT में बताया गया है वो ऑक्सीजन को लेके ही बताया गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। देखिए अगर कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर किसी के साथ जुड़ जाएगा तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीजन अगर ऐड होगा, देखिए प्लस ऑक्सीजन होगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, या हाइड्रोजन माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो भी इसको हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो जो NCERT है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का भी मेथड है कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाना, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होना उसके अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन वहां यहां पर यह नहीं बताया गया है, तो हम लोग भी उस चीज को अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। तो किसी भी रिएक्शन में अगर हम देखेंगे कि किसी रिएक्टेंट के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर उसमें से हाइड्रोजन कम हो रहा है तो हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन माइनस हो, अगर ऑक्सीजन माइनस हो जाए, ऑक्सीजन अगर कम हो जाए, या फिर हाइड्रोजन अगर जुड़ जाए, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि एज पर NCERT क्लास 10 इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर किसी रिएक्टेंट के साथ ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, या हाइड्रोजन कम हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन में अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है और हाइड्रोजन अगर बढ़ रहा है तो वो रिडक्शन है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, इसीलिए ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल हम लोग यहां पर देख रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक एग्जांपल, ये देखिए कॉपर ऑक्साइड का। यहां पर देखिए जो कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर में बदल जा रहा है। कॉपर ऑक्साइड किस में बदल जा रहा है दोस्तों, कॉपर में। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन था, अभी देखिए ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन का जो कमी होता है, यानी कि ऑक्सीजन जब माइनस होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन जब माइनस होगा तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहां पर यानी कि रिडक्शन हो रहा है, आप लिख दीजिएगा रिडक्शन। अच्छा से समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत आता है एग्जाम में। हाँ, ये रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, तो हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का प्लस होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये अगर आपको आ जाए एग्जाम में कि ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखाइए तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ मैं आ रहा।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा ये आ गए थे कोई। तो इस तरह से आप ये दिखा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां जो रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, यानी कि वो रिड्यूस हो रहा है, जो रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों, एक तरह से आप क्या कह सकते हैं कि जो रिडक्शन हो रहा है दैट मीन्स कि वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा से समझिए, वो रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस होगा वो दूसरे को लेकिन ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो रिडक्शन हो रहा है ना, ठीक है, जो जिसमें रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि ऑक्सीजन को सप्लाई कौन कर रहा है, ऑक्सीजन को दे कौन रहा है, दे रहा है CuO, ये दे रहा है। तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसमें रिडक्शन होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, जरूर से जरूर आता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कहा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसका, ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, ये वाला ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो ऑक्सीडेशन होगा जिसका, तो वो हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जांपल हम यहां पे आपको दिखाते रहेंगे, सब नीचे है बहुत सारा, जो जो दो तीन तो दिया गया वही समझ लीजिए। देखिए यहां पर हो रहा है रिडक्शन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये जो रिडक्शन हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिडक्शन होगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीजन तो यही सप्लाई कर रहा है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और यहां जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। पता नहीं क्या है ये, डिस्टर्ब करके रखते, इसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब आइए हम लोग दो एग्जांपल नीचे दिए गए हैं उनको समझते हैं। ठीक है, देखिए ZnO, ठीक है, ZnO प्लस CO। देखिए यहां गौर करिए, यहां पर ZnO से Zn बन जा रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। कार्बन के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब देखिए क्या मैंने बताया था कि जिसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप लोग कॉपी में जरूर से जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो याद रहेगा, आपको ध्यान रहेगा। इसी प्रकार देखिए कार्बन का ये जो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में चला जा रहा है CO में, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब आइए लास्ट हम लोग देख लेते हैं। ये वाला देखिए गौर करके, जो MnO2 है वो MnCl2 में बदल जा रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कमी आ रही है, तो ऑक्सीजन की कमी आ रही है मतलब रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो HCl है इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूं। ये जो HCl वाला है ये किस में चला जा रहा है, थोड़ा गौर कीजिएगा, Cl2 में, यानी कि H की कमी हो रही है इसमें। तो H की कमी होना, ये ध्यान रखिएगा, ये पहली बार हम लोगों को मिला, H का कमी होना, हाइड्रोजन का कमी होना, ये ऑक्सीडेशन होता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए जो रिडक्शन हो रहा है ये वाला, यानी कि ये जो MnO2 है जिसमें रिडक्शन होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकारक, हम इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या हो रहा है, ऐसे करके इसमें से हाइड्रोजन कमी हो जा रही है, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, RA, या अवकारक, अवकारक कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, जो भी यहां पे आपने देखा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी हाँ, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट,
और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये दो चार रिएक्शंस हैं, इससे आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग लगभग लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑन एवरीडे लाइफ? देखिए, हमारे घरों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो सिल्वर है उस पर एक अलग तरह का कलर हो जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाता है। ठीक है, जो कॉपर है उस पर ग्रीन कलर का एक तो कोटिंग हो जाता है, जो आयरन है उस पर रस्ट लग जाता है। तो ये सब जो है, इस घटना को हम कोरोशन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? कोरोशन। तो कोरोशन के कारण कई सारे जो मेटल्स हैं ये सब डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कई सारा प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे कि गल्वनाइजेशन कर देते हैं उसका, या पेंटिंग वगैरह कर देते हैं। ठीक है, ये सब होता है तो कोरोशन कहते हैं। लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कोई भी फूड वगैरह जो होता है, जो कि फैट या ऑयल से बना हुआ होता है, ठीक है, अगर उसको बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वो थोड़ा दुर्गंध होने लगता है, वो थोड़ा बदबू देने लगता है। इसका कारण क्या है कि जो फैट और ऑयल है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फैट और ऑयल जो है उससे, जिससे वो बना हुआ है, खास करके तेल में छाका हुआ या भुना हुआ चीज के लिए ही ज्यादा होता है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो रैंसिड हो जाता है। इसका मतलब है कि उसका स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट उसमें ऐड करते हैं। जैसे कि खास करके जो चिप्स वगैरह का पैकेट होता है, आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह बाजार में बिकता है उसमें गैस भरा होता है। दरअसल वो जो गैस है वो एक इनर्ट गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस है, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसलिए खराब नहीं होगा। इसलिए जो भी चिप्स वगैरह का पैकेज या कोई भी पैकेज जिसमें कि हवा भरा रहता है, दरअसल वो हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस होता है, या इसी तरह का कोई और इनर्ट गैस ही रहेगा, अक्रिय गैस, जो रिएक्शन नहीं करे और साथ ही साथ जो है ऑक्सीडेशन होने ना दे। ठीक है, इसलिए हम लोग एयर टाइट कंटेनर या बैग, इस सब में हम लोग सामान को रखते हैं, अगर हम कोई ऑयली या इस तरह का चीज को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन को रोकता है। अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना तो फिर वो रैंसिड हो जाएगा, उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चिप्स के जो बैग्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। तो रीजन है क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, एक अक्रिय गैस है, जो कि रिएक्शन नहीं करता और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन, उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। जो भी वो बना हुआ है फैट और ऑयल से, उसको ऑक्सीडाइज होने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा वीडियो में डिस्टरबेंस रहा दोस्तों, लेकिन अल्टीमेटली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग जो है जरूर से जरूर जो है इसका ये कीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं और बताइए कि ये कैसा रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द रिएक्शन, ये कैसा रिएक्शन है। तो जरा गौर कीजिए, आयरन जो है ये मतलब जो एल्यूमिनियम है ये आयरन को हटा दे रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सही है क्योंकि एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें एल्यूमिनियम ऊपर है, और जो ऊपर रहता है वो अपने से नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, यही है। तो इस तरह का रिएक्शन भी रहता है कि आपको रिएक्शन दे दिया गया, बोला गया इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो यहां गौर कीजिए, मैं आपको इसको भी थोड़ा बता दूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पिंक कलर से। ये बोल रहा है कि देखिए पीबीओ पीबी में बदल जा रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी आ रही है। ऑक्सीजन की कमी का मतलब हो गया कि ये रिडक्शन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आप जानते हैं कि ऑप्शन दिया गया है क्या क्या करेक्ट है। तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बोलना है रिएक्टेंट के साइड को बोलना है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, यस ये सही है, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड जो बोल रहा है ये रिड्यूस्ड हो जा रहा है, सही है क्योंकि वो तो रिड्यूस ही हो रहा है ना, तो इस तरह से लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो ए सी और डी ये जो है करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो गलत है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड।
lead oxide is getting reduced। डी ठीक है, ए ठीक है, बी गलत है। हाँ ठीक है, अच्छा ये वाला जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर होगा ए, सी और डी। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।